हेलो एवरीवन। तो आज वर्क पावर एनर्जी का थर्ड वीडियो है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो तो फर्स्ट वाला था, कैलकुलेटिंग वर्क डन। फिर लास्ट लेक्चर इम्पॉर्टेंट था बट उससे ज़्यादा PYQs नहीं है नीट में। हाँ, जेई में है बट नीट में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, तो जो भी है देखते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 11th में नहीं, आपको दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर अभी से ये सारी चीज़ें आप पढ़े रहोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें और बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग पहले देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी आखिर होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी हेल्प लेके वर्क डन मिला के कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, PYQs होंगे तो उन्हें भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट होगा वर्क पावर एनर्जी का। फिर सेंटर ऑफ मास हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि मोशन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या मोशन में नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि आप कहाँ से देख रहे हो। तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी होता है बट इधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं आता है। पोटेंशियल एनर्जी का कैसा है कि आप बोल नहीं सकते कि किसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते। यू कैन डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करने के लिए आपको अजम्पशन मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो देखो ये मैंने लाइन बनाई, मैं आपसे पूछूं ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, अंदाजा मार दो, तुक्का मार दो। 7 सेंटीमीटर। कैसे 7 सेंटीमीटर आपने कैसे बोला? आपने माना कि यहाँ पे 0 होगा, फिर हमने ऐसा काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने एक जगह पे इसको 0 माना, फिर वहां से काउंट किया। अगर आप यहाँ पे 2 मानते तो क्या इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर होती? नहीं होती। आप यहाँ पे 2 मानते तो इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर होती, 7 - 2। ठीक है, तो आप लोग कुछ अजम्पशन करते हो एक पॉइंट पे, तब जाके चीज़ों को आप लोग डिफाइन कर सकते हो। लेंथ का जैसे एग्जांपल बेस्ट था। आप ये नहीं बोल सकते कि कोई बिल्डिंग 80 फीट की है, 60 फीट की है, ऐसा आप लोग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपको वहाँ पे मानना पड़ेगा कि ग्राउंड पे 0 है, तो 0 से हम लोगों ने मेज़र किया 60 फीट की है बिल्डिंग। तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी कुछ होती नहीं है, होती है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग मान लेते हैं कि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। अब इसका चेंज निकालो, अगर डेल्टा U निकालोगे, U से डिनोट करते पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये आएगा UF - UI। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। इनिशियल देखो सरफेस पे हमने 0 माना है तो ये 0 आया, तो एक्चुअली जो आप mgh बोलते हो इट इज़ नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा इतने एग्जांपल्स के बाद। ठीक है, तो मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। अब अगर आप लोग इसको बड़ी बड़ी बुक्स में पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे एक अलग ही तरीके से दिया रहता है, तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा वहाँ से। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि वहाँ पे कैसे दिया रहता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U से, तो मतलब डेल्टा U डिफाइंड है। और डेल्टा U का एक फॉर्मूला होता है, इट इज़ माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स रहनी चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो कौन सी? ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब जो फोर्सेज है ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन वगैरह हो गया, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, ना ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक है, फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड।
आप फ्रिक्शन में नहीं निकाल सकते कि फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, कितनी है, वहाँ पे आप लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है। ये डिफाइंड है तो स्प्रिंग के लिए, ग्रेविटी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला आप 12वीं में पढ़ोगे बट कंसेप्ट सेम रहेगा। वहाँ पे आपको ऐसा बताएंगे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा ये माइनस यहाँ लगा दिया, देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये रहेगा वहाँ पे। अभी हम लोग ग्रेविटी का, स्प्रिंग का देखेंगे। तो ग्रेविटी का कैसा है, अभी ग्रेविटी का जो वर्क डन रहता है, मतलब एक एग्जांपल लेके मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि आखिर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्यों होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है और इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फिलहाल इतनी बात दिमाग में रखो, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड नहीं है। सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फ्रिक्शन की फोर्स इतनी लगी, ऑब्जेक्ट इतना दूर चला, इतनी हाइट हुई, तो बताओ इसका पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ऑप्शन में बहुत कुछ होगा, एक होगा नॉट डिफाइंड या फिर होगा नन ऑफ दीज। तो पब्लिक सोचेगी नन ऑफ दीज तो कभी आंसर होता नहीं है, इसी 3 में से कुछ होगा, बट एक्चुअली आंसर वही है क्योंकि इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है ना, तो आप लोग पता ही नहीं कर सकते, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पता करते हैं वो मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस एक्सप्रेशन को। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो एक्सप्रेशन आया कहाँ से। तो मान लेते हैं हमारे ज़मीन पे यहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, हाइट इसकी कुछ भी नहीं होगी क्योंकि अभी एकदम नीचे रखा हुआ है और सरफेस पे हाइट हम लोग 0 मान के चलते हैं। अब ये m मास को थोड़ा ऊपर ले जाया गया h हाइट पे, तो अभी ये m मास यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू h तो होगी बट h 0 है ना, तो mg इंटू 0 मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग 9th में बोलते थे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। ऐसा कुछ नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे mgh आती है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। तभी लास्ट ईयर कंफ्यूज थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस (g(m)m)/r कैसे आ गई। तो ये ग्रेविटेशन में बताऊंगा मैं, अगला ही चैप्टर है। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसको देखते हैं सबसे पहले। तो m मास का ऑब्जेक्ट था, h हाइट ऊपर गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हुआ। पहले उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 था, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग निकाले तो ये होगा uf माइनस ui दैट इज mgh माइनस 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया mgh। अब हम लोग कोशिश करते समझने की कि क्या हमारा फॉर्मूला सही है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो देखते हैं हमारा फॉर्मूला सही है क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था h हाइट पे और mg की फोर्स नीचे लग रही थी। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री का, है ना। एंगल कितने का आ गया, एंगल आ गया 180 डिग्री का। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ fs। क्यों, क्योंकि cos 180 -1 होता है। अब फोर्स लग रही है mg और डिस्प्लेसमेंट हुआ है h का, तो ये हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब जरा डेल्टा यू निकालो, डेल्टा यू आ जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस ऑलरेडी है, एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। प्रैक्टिकल से, फॉर्मूले से, दोनों से सेम टू सेम आंसर आया है। इसका मतलब प्रैक्टिकल तो ठीक ही है बट मैथमेटिकल मेथड भी करेक्ट है। समझ में आया। mg फोर्स नीचे था, h हाइट ऊपर गया, एंगल 180 डिग्री, तो ये आया माइनस mgh। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसका माइनस होगा, तो माइनस ऑलरेडी है, एक और माइनस लगा दो तो प्लस आ जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh आया हमारे फॉर्मूले से और प्रैक्टिकल से भी mgh ही आ रहा था। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके थोड़े मोड़े छोटे छोटे फॉर्म्स देखते हैं। अच्छा यहीं पे देख लेते चलो। तो मैंने बोला वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो बड़ा चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अगर बहुत ही छोटा चेंज लेना होगा तो लेंगे du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी तक। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो कोई छोटा सा रहेगा नहीं, फोर्स तो f ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हम लोग लेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ऑफ f डॉट dr। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा du कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक, ui से uf तक। तो बुक्स में आपको ऐसा फॉर्मूला दिखाई देगा। मैंने देखा था तो मैं बोला अरे यार ये क्या है, बाद में समझ में आया कि कहानी ऐसे चली है और यहाँ पे छोटा सा एक स्टेटमेंट है। तो बड़ी बड़ी उसमें आपको सीधा ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, बट उधर आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म है, मतलब
अगर आपको बहुत ही छोटा सा चेंज निकालना होगा तो आप लोग वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो आई होप अब आप लोगों को पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई है। अरे थ्योरी क्या है भाई, थ्योरी बस इतनी है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बात खत्म। चलो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। चलिए, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको आना चाहिए, पहले इंटीग्रेशन वाला ही सवाल लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन लेते हैं कि अगर फोर्स लगाई गई 3x² और पोटेंशियल एनर्जी x बराबर 2 पे थी 15 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी पता करो x बराबर 5 पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे आपको देखो वेरिएबल फोर्स दी हुई है, तो मतलब इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे, F.dr करके इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, dx कर दो क्योंकि यहाँ पे x दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग s, r, x ऐसा यूज़ करते रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, और ये हो जाएगा uf माइनस यू आई। दोनों साइड इंटीग्रेट करना है क्या? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपको सीधा सीधा दिया हुआ है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5 तक, तो ये रखा 2, ये रखा 5। ठीक है, अब यूएफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 5 पे होगा, तो वो हमें पता नहीं है। बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 2 पे होगा, तो वो हमें पता है, दैट इज 15 जूल। तो यूएफ माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस एफ कितना है? 3x² dx। इंटीग्रेट करना आता होगा, है ना? तो 3 को बाहर निकालो, 2 से 5 तक x² dx। x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, तो ये आया -3। ये लिखते चलो, हाँ, uf माइनस 15 ये लिखते चलो, -3 इंटू x³/3। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5 तक। अब ये 3 को बाहर निकालोगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, समझ लो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो uf माइनस 15 इज इक्वल टू x³ मतलब 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 का क्यूब। जानते हो ना इंटीग्रेशन का बेसिक। तो uf माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 125 माइनस 8, तो ये आया uf माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 117। तो ये आया uf माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 117। तो uf इज इक्वल टू आया माइनस 117 प्लस 15, तो uf इज इक्वल टू आया माइनस 102 जूल। यूनिट याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है जूल। समझ में आया क्वेश्चन? कैसे करोगे अब f इज इक्वल टू कितना भी बड़ा टर्म दे दे तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस। पूरा मैथ्स है, सिर्फ यहाँ फिजिक्स थी, खत्म, आगे पूरा मैथ्स है ना? यहाँ सिर्फ फिजिक्स है, क्या फॉर्मूला है, ये फिजिक्स नहीं है, तो आगे पूरा मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हमने लिया है, अब की बार आई कैप जे कैप के फॉर्म में, है ना? मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो इसमें बोला है पोटेंशियल एनर्जी एट कोऑर्डिनेट 1 पे 20 जूल थी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 2 कितना होगा? तो पहले कोऑर्डिनेट समझो। हाँ, ये देखो, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो ध्यान रखना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग x1 x2 इसी को मान लेते हो, y1 y2 इसको मान लेते हो, तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तो फोर्स कंजर्वेटिव है, हाँ कंजर्वेटिव हुई है, चेक कर लो खुद से, मैंने फॉर्मूले बताए थे कैसे चेक करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये कंजर्वेटिव हुई है, तो मैं ज़्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यूएफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डी आर। ठीक, आर ले लो, एक्स ले लो, बात वही है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक देखना पड़ेगा अभी, क्यों? क्योंकि एक एक्स डायरेक्शन में है और एक वाई डायरेक्शन में है, दो फोर्सेज है। तो आप लोगों को याद है जब वर्क डन हम लोग निकालते थे 3 डायरेक्शन में, तो हम लोग वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन निकालते थे, वर्क डन इन वाई डायरेक्शन निकालते थे, वर्क डन इन जेड डायरेक्शन निकालते थे और तीनों को जोड़ देते थे। तो यहाँ पे भी हमें दोनों डायरेक्शन में निकालना होगा। ठीक है, तो माइनस ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा एफ एक्स डी एक्स, वाई डायरेक्शन में क्या होगा? एफ वाई डी वाई, है ना? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज डी वाई। तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। इसकी लिमिट एक्स वाले की लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, ध्यान रखना, x1 x2 पुट करना है। वाई वाले की 1 से लेकर 3 तक, ध्यान रखना। ठीक है, तो फोर्स इन एक्स, अच्छा ये लिख लो भाई, यूएफ पता नहीं, यूएफ पता नहीं, यूआई है 20 और यूएफ पता नहीं, यूआई है 20, ध्यान रखना इसका। एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स कितना है 3, तो ये आ गया 1 से 2 3 डी एक्स और ये आ गया 4 डी वाई, है ना? कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3 तक, ध्यान से। हाँ, यूएफ माइनस 20, तो यहाँ पे देखो माइनस लगाओ, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, dx का डेरिवेटिव x,
सॉरी dx का इंटीग्रेशन x बताया था मैंने आपको 1 से लेकर 2 तक, ठीक। 4 को बाहर निकालो और dy का इंटीग्रेशन y लिमिट्स 1 से 3 तक, तो uf माइनस 20, चलो uf माइनस 20 मैं नहीं लिखता हूँ, ध्यान रखना उसका, माइनस लगा देता हूँ। लिमिट्स पहले अपर वाली पुट करो तो 2, लोअर वाली पुट करो तो 1, तो ये आया 2 माइनस 1, प्लस अपर लिमिट पुट करो 3, ठीक है, बाहर 3 भी है, अपर लिमिट पुट करो 3, लोअर लिमिट पुट करो 1, तो ये आया 4 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आया माइनस ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, तो ये आया माइनस ऑफ 3 प्लस 8, तो ये आया माइनस 11, और यहाँ पे है uf माइनस 20, तो uf आएगा माइनस 11 प्लस 20, तो uf आएगा 9 जूल, ठीक, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 9 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे 5j कैप आ गया तब क्या करोगे, तब यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार दिमाग घुमाने वाला सवाल मैं दे ही देता हूँ। अगर f है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और पोटेंशियल एनर्जी एट कोऑर्डिनेट 1 2 3 है कुछ भी नंबर दे दो आंसर तो आएगा ही, ऐसा नहीं है सोच के नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। 10 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 2 4 6 पता करो, ठीक है। इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम है, खैर आप लोग पता करना, और अगर 1 2 जन का कमेंट आया तो मैं सॉल्व करके देखूंगा इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। सॉल्व करो, अगर ये सॉल्व हो गया तो मतलब ये आपको समझ में आया है, नहीं सॉल्व हुआ तो फिर वीडियो दोबारा देखना, समझ जाओगे। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चेन प्रॉब्लम देख लीजिए, फेमस क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे हमारा सरफेस है और इस कर्व पर रखा हुआ है चेन, ठीक है, इस कर्व पर रखा हुआ है चेन। तो आपको सवाल ये पूछता है कि इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सो आपको दिख रहा होगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh आएगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट लगेगा। कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा, अगला लेक्चर मतलब इसके बाद सेंटर ऑफ मास ही होगा। तो यहाँ पे एक जगह mgh नहीं लगेगा, ये मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या चेन का मास सिर्फ यहाँ है? नहीं। क्या चेन का मास सिर्फ यहाँ है? नहीं। मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो mgh हम लोग सिर्फ यहाँ पे नहीं लगा सकते, हमें mgh हर जगह लगाना होगा। तो इसके लिए आता है एक डीएम कंसेप्ट, ठीक है। सो वो कंसेप्ट कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग हर मॉड्यूल में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपके पास एक कर्व सरफेस है और इस सरफेस पर रखी गई है चेन। भाई साहब चेन तो बन ही नहीं रही है, ठीक है। ये रखी हुई है चेन, तो आपको पूछा है कि इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, ये हाइट है h, तो आप इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ मास यहाँ पर नहीं है। याद है हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे हम मास को एक पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। पॉइंट मास क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर जब हम mg लगाएंगे तब वो करेक्ट होगा। पूरा ब्लॉक अगर होगा तो पूरे ब्लॉक में मास m डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वहाँ पे हर जगह हम लोग mg नहीं लगा सकते। तब ऐसा भी लगाना होगा, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, बट हम लोग वहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक पॉइंट मास है, तो सिर्फ mg यहीं लगता है, ठीक है। चीज़ मैंने शायद आपको बताई थी। जो भी है इसको हम लोग दोबारा सीखेंगे सेंटर ऑफ मास में थोड़ा अच्छे से। हाँ, तो देखो यहाँ पे, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग काट लेते हैं यहाँ से एक डीएम मास, यहाँ से भी काट लेते एक डीएम मास, यहाँ से भी काट लेते एक डीएम मास। ये डीएम मास इस h हाइट पर है, ये डीएम मास इस h हाइट पर है, ये डीएम मास इस h हाइट पर है, इधर से भी काट लो एक डीएम मास, ठीक। तो ऐसा छोटा छोटा डीएम मास काट के सबको जोड़ दो, छोटा डीएम मास काट के सबको जोड़ दो और पूरा पोटेंशियल एनर्जी आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये आप लोगों का सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल है तो ये रेडियस होगा, जो h है वो रेडियस होगा आपका, ये भी रेडियस होगा। और अगर हम लोग यहाँ से डीएम मास तक लाइन ज्वाइन करें तो ये भी रेडियस होगा। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। समझ रहे हो ना? तो जैसे हम लोगों ने छोटा सा एक डीएम मास काटा, वैसे ही हम लोग छोटा सा यहाँ पे एक डी थीटा लेंगे, एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे डी थीटा लेंगे। अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो ज़्यादा छोटा हो गया, पतली सी स्ट्रिप काटी हमने और छोटा सा हमने लिया यहाँ पे डी थीटा, यहाँ पे डीएम, और ये है आपका पूरा का पूरा आर, ठीक है। छोटा सा हमने डीएम मास यहाँ पे काट दिया है, ओके। तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये होगा आर कॉस थीटा। तो ये कितना होगा?
ये होगा r साइन थीटा। मतलब डीएम मास की जो हाइट है सबकी वो है r साइन थीटा, r साइन थीटा, r साइन थीटा, r साइन थीटा। तो ये r कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है ना, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे r साइन थीटा अगर लिखोगे तो थीटा 90 है, साइन 91 होता है, तो ये r है इसीलिए। ठीक है, तो हर चीज का डाउट क्लियर कर लिया करो ना। कुछ लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे r साइन थीटा, यहाँ पे r साइन थीटा, यहाँ पे r कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है। ठीक है, तो कैसे आया साइन 90 समझ में आया? कैसे आया साइन थीटा समझ में आया? यहाँ पे ये एंगल थीटा था तो ये r था, तो r के साथ वाला होता है r cos थीटा, तो उसके बाजू वाला होगा r साइन थीटा। मतलब सारे डीएम मास की जो हाइट है वो है r साइन थीटा। ठीक है, तो हमें हाइट पता चल गई। ठीक है, इतनी बातें तो काफ़ी है, नहीं काफ़ी नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग निकालने जाएं तो du इज इक्वल टू dmgh। डीएम क्यों लिया? क्योंकि हमने छोटा छोटा डीएम मास काटा है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उससे पहले हाइट की वैल्यू रख दो, कितनी है? r साइन थीटा। अब इंटीग्रेट कर दो। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? वेरिएबल है थीटा। एक मिनट, डीएम भी तो वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन जब भी आप लोग करो तो वहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे किसी तरीके से आपको डीएम को हटाना है। थीटा वेरिएबल है, थीटा की वेरिएबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 तक, 0 से 90 तक। तो 0 से π/2 बोल देता हूँ ना मैं, क्या दिक्कत है? 90 बोल देता हूँ, मैं π/2 बोलूँगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन du तो u हो जाएगा, बट यहाँ से आपको dm को रिमूव करना है। तो इस dm को कैसे रिमूव करेंगे? तो उसके लिए याद करना होगा आपको प्लेन एंगल वाला कंसेप्ट, जो आज से मई में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में प्लेन एंगल मैंने एक वीडियो डाला था, प्लेन एंगल का पहला ही वीडियो था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये डी थीटा की वैल्यू होती है dm/r। तो अगर आप लोग यहाँ से dm की वैल्यू देखो तो वो होगी d थीटा इंटू r। बट r देखो, पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। तो आधे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो होगा πr। तो आधे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो होगा πr/2। तो आप लोग जानते हो कि जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो होता है r d थीटा। बताई थी मैंने ये चीज आपको। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है यहाँ पे? πr/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है πr/2, बट ये पूरे मास के लिए है। अगर हमें डीएम मास के लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है, इसके लिए मतलब r d थीटा के लिए, तो r d थीटा के लिए जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा m डिवाइडेड बाय πr/2 मल्टीप्लाई बाय r d थीटा। यही होगा आपका डीएम। कैसे? देखो, पूरे मास m के लिए जो लेंथ ऑफ आर्क था वो था πr/2। छोटे से मास dm के लिए कितना होगा? छोटे से मास dm के लिए यूनिटरी मेथड है। आप मास के नीचे πr/2 को लेकर जाएंगे और r d थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डीएम मतलब छोटा सा मास। ठीक है, तो r d थीटा आया m/πr/2 इंटू r d थीटा। ये नहीं समझा? देखो, सबसे पहले हम लोग याद करते हैं, हमने थोड़ी दिन पहले क्या सीखा था। हमने सीखा था d थीटा इज इक्वल टू dm/r। तो dm की वैल्यू क्या आएगी? dm की वैल्यू आएगी r d थीटा। मतलब जो r d थीटा की वैल्यू है वही dm की भी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने dm को निकालने के लिए r d थीटा निकाला। मास m का जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है πr/2। तो अगर dm का हमें निकालना है तो मास के नीचे πr/2 भेज देंगे, लोग लिख देंगे r d थीटा। ठीक है, तो ये आया पूरा डीएम मास का वैल्यू। कितना आया? m/πr/2 इंटू r d थीटा। तो ये हो जाएगा 2m/πr इंटू r d थीटा। तो r कैंसिल, तो ये आया 2m/π d थीटा। ठीक है, ये आ गई आपकी डीएम की वैल्यू। देखो, पूरे मास m के लिए जो लेंथ ऑफ आर्क था वो था πr/2। तो छोटे से मास dm के लिए कितना होगा? डीएम की वैल्यू क्या है? r d थीटा। तो छोटे से मास dm के लिए मतलब r d थीटा के लिए अगर आप निकालोगे लेंथ ऑफ आर्क तो वो आएगा m/πr/2, इसको वहां हमने कर दिया, मल्टीप्लाई बाय r d थीटा। ये छोटे से dm की आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 2m/πr इंटू r d थीटा किया, r कैंसिल, और ये हमारे dm की वैल्यू। अब यहाँ इसको सब्सटीट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 2m/π d थीटा इंटू gr साइन थीटा। तो अब देखो, d थीटा और थीटा दोनों सेम हो गए, तो अब इंटीग्रेट करना पॉसिबल है। 0 से π/2 लिमिट्स है। तो पहले कांस्टेंट ढूंढ दो। मास कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r कांस्टेंट, g कांस्टेंट। अरे भाई, सब कांस्टेंट है। जी आर, ठीक, r बाद में। फिर कौन कांस्टेंट नहीं है? साइन थीटा डी थीटा। देखो इंटीग्रेशन कितना इजी होता है। 0 से π/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो 2m/π जी आर माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to π/2। तो ये आएगा 2m जी आर
बाय पाई माइनस कॉस थीटा में पहले 90 पुट करो तो माइनस कॉस 90 माइनस एक और माइनस है तो माइनस कॉस 0। अब कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये तो 0 होता है तो इसकी वैल्यू यही आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन इज 2mgr बाय पाई। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि चेन का मास 100 ग्राम है और इसका जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर, तो आप पता करो कि आखिर इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना। तो ये हमने चेंज निकाला है एक्चुअली। चेंज कैसे? क्योंकि हमने सरफेस पे मान लिया पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सरफेस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो हम लोग कहीं कहीं पे अजम्पशन करके रखते हैं कि सरफेस पे 0 है, इसीलिए वहाँ पे हम सीधा पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, जबकि वो 100% करेक्ट नहीं होता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और ये लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद हम लोग कुछ PYQs कर लेंगे। ठीक है, सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, मतलब जैसे आपके पास यहाँ पे ब्लॉक है और ब्लॉक लगा हुआ है एक स्प्रिंग के साथ, और ये स्प्रिंग से खींचा गया ब्लॉक को, मास है इसका। ठीक है, ये ब्लॉक को आगे खींचा गया और जो स्प्रिंग थी वो एक्सटेंड हो गई, लेट से लेंथ x1 एक्सटेंड हो गई, या फिर इसको दबाया गया और लेंथ x2 थोड़ा सा ये दब गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है इसका। तो हम लोग मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एज नेचुरल लेंथ इज 0। तो 0 जब इसकी नेचुरल लेंथ पे है तो खींचने या बढ़ने पर बढ़ेगी घटेगी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि -12kx² होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका माइनस कर दोगे तो प्लस आ जाएगा, तो 12kx² होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स। अब क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे 0 है, तो सिर्फ इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, दैट इज 12kx²। समझ में आया? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे कि आखिर -12kx² आया कैसे। पिछला वीडियो देख लो, वहां पे मैंने डिराइव करके बताया था कि स्प्रिंग फोर्स से वर्क डन -12kx² होता है। तो इसका नेगेटिव कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी कितनी? 12kx²। तो ये होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। अगर आप -2 यहाँ पे रखते हो या -4 यहाँ पे रखते हो तो उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी ऑप्शन में आपको नेगेटिव दिखा तो सीधा उसको एलिमिनेट कर देना कि ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट सीखना था, मतलब एक्सटेंड करने पे या फिर कंप्रेस करने पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में आता है वो आता है 12kx², और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है -12kx²। इतना अगर समझ में आ गया तो 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है और ब्लॉक लगा हुआ है स्प्रिंग के साथ। लेट से स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका 10 न्यूटन पर मीटर। इस ब्लॉक को खींचा गया x = 1 सेंटीमीटर पे, और फिर इसको दोबारा खींचा गया x = 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये x2 है, ये x1 है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम x = 1 टू x = 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, तो काम करते हैं मीटर में ही कर देते हैं, वरना कंफ्यूजन होगा बाद में, है ना। चलो, सो कैसे करेंगे? बेसिक फार्मूला लगाओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा यू आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, अब यू फाइनल कितना होगा? आप लोग बोलोगे कि आपने तो बताया था 12kx², बट यहाँ पे तो 2 है। वो मैंने कब के लिए बताया था? वो मैंने तब के लिए बताया था जब आप नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानो। बट ये नेचुरल लेंथ पे है क्या? ये आपने 1 मीटर ऑलरेडी खींचा हुआ था, उस 1 मीटर के बाद आपने 2 मीटर और खींच लिया, मतलब 1 मीटर आपने ऑलरेडी खींचा था, उसके बाद 1 मीटर और खींच लिया, इसलिए 1 से वो 2 पर चला गया। तो यहाँ पे आपको दोनों लाना होगा, एक होगा 12kx² का स्क्वायर और एक होगा 12kx1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हो गया हाफ के कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x2² माइनस x1² इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। x2 2 है, x1 1 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
और ये हो गया हाफ के इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो आंसर काफ़ी इजी है। 4 - 1 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3k/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। के की वैल्यू आप लोग जानते हो 10 है, सो इसका आंसर आ जाएगा 15 - 15 जूल। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज -15 जूल। समझ में आया? 1 मीटर ऑलरेडी स्प्रिंग को खींचा हुआ था, इसको 1 मीटर और खींच दिया गया, तो आपको पूछा गया वर्क डन कितना हुआ x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 पर जाते हुए, तो आपने डेल्टा यू का फॉर्मूला लगाया, आंसर लाया। ठीक, ये मत रट लेना आप लोग, याद रखना अगर कभी आपको नेचुरल लेंथ पे ना दिया हो तो हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के एक्स 1 के स्क्वायर तक जाना होगा आपको, लाइक दिस। चलो आगे बढ़ते एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद PYQs। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कनेक्टेड है एक स्प्रिंग और इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक 10 kg का ब्लॉक। स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे 10 kg के वजन के वजह से स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, क्योंकि 10 kg वाले ब्लॉक पर लगेगा mg फोर्स। हालांकि स्प्रिंग भी लगाएगी अपनी kx फोर्स, बट mg तो ज़्यादा होगा क्योंकि 10 kg का ब्लॉक है भाई, तो स्प्रिंग को खींचता जाएगा। ठीक है, तो सपोज मानते हम लोग कि ये स्प्रिंग कुछ x खींच गई। ठीक, ये देखो इतना था, इतना खींच गया, अब कुछ x डिस्टेंस खींच गया। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी अभी इसका कितना है। तो काफ़ी इजी है सॉल्व करना, जब ये ब्लॉक रुक जाएगा। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम पे होगा, जब रुका हुआ होगा, तो वहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो स्प्रिंग फोर्स जो kx लगा रही होगी और जो नीचे mg लगा रहा होगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब kx बराबर mg हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी mg/k। अब यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ ये थी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, तो हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, मतलब डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या आएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, है ना। u इनिशियल तो 0 है, मतलब आपको सिर्फ uf निकालना है, मतलब आपको सिर्फ u निकालना है। तो u क्या होता है, u होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू है m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर इंटू k, अरे ये वाला k, और x की जगह ये सब। ठीक है, k और k कैंसिल हो गया। मास कितना है भाई 10, 10 का स्क्वायर। ग्रेविटी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर। k कितना है 10, ये 10 ने इसको काट दिया, ये आया 100 इंटू 10,000, 1000/2, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 500 जूल। 500 जूल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब समझते हो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है कि समझ लो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और हो सकता है सीलिंग उलिंग को तोड़ के ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो u इज इक्वल टू था हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी पुट की। ये एक जनरल केस भी है, u इज इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2k। इसको आप लोग याद भी कर सकते हो, बाई चांस आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो डिराइव करने मत बैठना, सीधा फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब देखते हैं कुछ PYQs जेई नीट के, वैसे नीट में तो नहीं आए हैं, जेई के देखते हैं हम लोग। चलिए, सो कुछ खास PYQ मुझे दिखा नहीं। ठीक है, तो सीधा हम लोग अगले टॉपिक पे जंप करते हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। अभी तक आपने लॉज ऑफ मोशन में जितना इक्विलिब्रियम मुझसे सीखा है, आपको इतना ही पता होगा कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होता है, आजू वाला फोर्स बाजू वाले फोर्स के बराबर होता है, तो ये होता है इक्विलिब्रियम। सो पोटेंशियल एनर्जी को लेके भी कुछ इक्विलिब्रियम फोर्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे इसमें क्या होता है नेट फोर्स 0। आप लोगों को मैंने बताया कि नेट फोर्स इसमें 0 होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो पोटेंशियल एनर्जी में 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है, एक है स्टेबल, एक है अनस्टेबल और एक है न्यूट्रल। ये क्या है, देखो स्टेबल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मिनिमम, अनस्टेबल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम, न्यूट्रल पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 तो तभी होगी जब एक जगह हम 0 मान के चले। ठीक है, इतना समझ में आया। न्यूट्रल पे पोटेंशियल एनर्जी 0
अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ऑब्वियस सी बात है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, बट क्योंकि इनिशियल को हमने जीरो माना है, एक पॉइंट पे जीरो माना है, इसीलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो डी यू क्या था? डी यू था माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर यू था माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। छोटा सा यू मतलब डी यू निकालना हो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ डी आर, ठीक है, या फिर एफ डी एक्स बोलो डिस्प्लेसमेंट को। तो अगर मुझे एफ निकालना है तो वो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स मतलब समझते हो, चेंज इन यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स का अगर हम लोग ग्राफ देखें, मतलब डी यू बाई डी एक्स का अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा u वर्सेस x का। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स एक्चुअली हमें क्या देता है? हमें देता है ये स्लोप ऑफ ux ग्राफ। ux ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे वही आपको देगा डी यू बाई डी एक्स। अगर हम लोग इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी मैं आपको बढ़िया एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। और यहाँ पे सबसे कम है, मतलब यहाँ पे सबसे मिनिमम है, तो यहाँ पे होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल कहाँ पे होगा? न्यूट्रल की बात करेंगे बाद में। लेकिन एक खास चीज़ है कि जहाँ पे अनस्टेबल है, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम है या जहाँ पे मिनिमम है, वहाँ पे डी यू बाई डी एक्स जीरो आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो भी टेंजेंट हमने बनाया है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टेंजेंट्स आर इक्वल और उनकी स्लोप जीरो। ठीक, तो डी यू बाई डी एक्स हो गया जीरो, दोनों का ही डी यू बाई डी एक्स जीरो है। तो क्या ये कुछ मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लग रहा है? जी हाँ, वही कंसेप्ट है। जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो लेस देन जीरो होता है, इसका स्लोप लेस देन जीरो होता है, क्योंकि इससे अगर हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे स्लोप गिरेगा, घटेगा, तो नेगेटिव होता है। और जो स्टेबल होता है, यहाँ से आप लोग आगे जाओगे तो स्लोप बढ़ेगा, तो इसका डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है। इसलिए मिनिमा का ग्रेटर और मैक्सिमम का लेसर। ठीक, तो मैक्सिमम मिनिमा का ही एक छोटा सा ये कंसेप्ट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। ठीक है, समझ में आया? चलो, ये ग्राफ वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ के रखो। ये देखो dx को हमने यहाँ भेजा तो du बाई डी एक्स हो गया। अब du बाई डी एक्स क्या देगा? हमने स्लोप ऑफ ux ग्राफ, तो हमने स्लोप जब निकाला तो एक स्लोप पे टेंजेंट बनाया तो वो मैक्सिमम था, एक स्लोप पे बनाया तो वो मिनिमम था। एक कर्व पे मिनिमम, एक कर्व पे मैक्सिमम। मैक्सिमम वाले को हमने बोला अनस्टेबल, और मैक्सिमम पर हम जानते वैल्यू ये होती है मैक्सिमा कंडीशन। और एक पे बनाया हमने टेंजेंट तो वहाँ पे आया स्टेबल मिनिमम, और उसके लिए कंडीशन ये होती है। ठीक है, चलो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, तीन टाइप का इक्विलिब्रियम था, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। इन तीनों की बात करते हैं दोबारा से। देखो, सपोज आपके पास यहाँ पे एक स्फीयर है, और स्फीयर में आपने रखा है एक मार्बल। यहाँ पे भी आपके पास एक स्फीयर है, बट स्फीयर के ऊपर आपने रखा है मार्बल। यहाँ पे आपके पास कोई स्फीयर नहीं है, आपने सरफेस पे रखा हुआ है मार्बल। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मान के रखी हुई है। तो अगर हम लोग पहले केस की बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस की बात करें, तो आप इस मार्बल को उस साइड हिलाओगे तो वापस वहीं आ जाएगा, इस साइड हिलाओगे वापस यहीं आ जाएगा, है ना? तो इसीलिए ये स्टेबल है। इसकी बात करें तो इसको आप थोड़ा सा झटका दोगे गिर जाएगा, इधर थोड़ा सा झटका दोगे इधर गिर जाएगा, तो ये अनस्टेबल है। और इधर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से झटका दोगे उधर चलने लगेगा, यहाँ से झटका दोगे इधर चलने लगेगा, तो कुछ यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होता है वो होता है जीरो, इधर नेट फोर्स होता है जीरो। ठीक है, और एक चीज लिख सकते हो यहाँ पे, इफ वी डिस्प्लेस द बॉल स्लाइटली इट विल रिटर्न बैक, मतलब थोड़ा सा आप लोग डिस्प्लेस करोगे तो वो वापस आ जाएगी। Therefore it is stable। यहाँ पे भी जो स्लोप होगा वो भी जीरो होगा, स्लोप तो हर जगह जीरो होता है। नेट फोर्स यहाँ भी जीरो होगी, वरना इक्विलिब्रियम किस नाम का। यहाँ पे भी जो यूएक्स स्लोप होगा वो भी जीरो होगा। ठीक, बट ये यूएक्स स्लोप कहाँ आता है? ये यूएक्स स्लोप यहाँ पे आता है। ठीक है, एकदम नीचे। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स होगा जीरो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ वी डिस्प्लेस द बॉल स्लाइटली
इट विल नॉट रिटर्न बैक, है ना, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल। और इधर की बात करें तो अगर इफ वी डिस्प्लेस द बॉल, इट विल मूव, अपनी एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता रहेगा, ठीक है। तो और मूव तो करेगा बट इधर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। और क्योंकि ये सरफेस पे रखा है और सरफेस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है तो इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो आती है, ठीक है। इधर क्या कंडीशन था, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, याद रखना यही से क्वेश्चन आएगा, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर इस टेबल के लिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसके लिए d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके लिए लेस देन जीरो, इसके लिए d2u बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो, ठीक। जीरो आता है तो न्यूट्रल, लेस देन जीरो आता है तो अनस्टेबल, ग्रेटर देन जीरो आता है तो स्टेबल। तीनों केसेस समझ में आ गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो बेस्ट था, इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या मिलेगा। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया वापस आ जाएगा, मतलब ये स्टेबल है, इसके लिए d2u बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे नीचे गिर जाएगा तो मतलब ये अनस्टेबल है, तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि सरफेस पे रखा हुआ है और सरफेस पे हमने जीरो माना है। तो ये तीनों कंडीशन अच्छे से याद कर लो। चलिए तो जैसे एक क्वेश्चन ले लें हम लोग, f इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 8, सॉरी f नहीं u इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 8, फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो पता करते हैं। तो क्या करना है, du बाई डी एक्स को जीरो पुट करना है क्योंकि स्लोप जीरो रहती है, मैक्सिमा मिनिमा ही है पूरा। तो d 6x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, डिफ्रेंशिएट करो, 12x इज इक्वल टू जीरो, मतलब x की वैल्यू आई जीरो। ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि इधर 8x आएगा, तो ये आया x। तो 12x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/12, दैट इज 2/3। तो x की वैल्यू 2/3 तो आई, बट इधर या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, क्या है इधर पे। तो हम एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 12x माइनस 8 को, तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 12x माइनस 8 को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 12x का डेरिवेटिव 12, 8 का 0। तो क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे है मिनिमा। और मिनिमा कब रहता है, अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इट इज मिनिमा, और मिनिमा कब रहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे मिनिमा है। सपोज आपको क्वेश्चन में बोल देता कि जो भी इक्विलिब्रियम होगा उसकी वैल्यू भी पता करो, तो क्या करते, तो जो ये x की वैल्यू आई ना वो इसको यहाँ पुट कर देते। तो u इज इक्वल टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2/3। तो इसका तुम्हारा आंसर आ जाता 24/9 माइनस 16/9, मतलब आंसर आ जाता 8/9, ठीक है। तो क्या करना है, इस 2/3 को यहाँ पुट कर देना, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, u इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएट करके इसको जीरो के इक्वल पुट करो। 12x का डेरिवेटिव 12, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +2 या फिर x इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये दो इसकी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू -2 है, दो वैल्यूज है, ठीक है। तो हमें पता नहीं कि किसके लिए कौन सी वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 माइनस 3x स्क्वायर को एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 12 का डेरिवेटिव 0 और ये आ जाएगा +6x, ठीक, 0 + 6x आ गया। अब एक बार जब x की जगह 2 पुट करोगे तो आंसर 12 आएगा, मतलब आएगा d2u बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये आया स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब, जब मिनिमा बना, x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे। जब -2 पुट करोगे तो -12 आएगा, मतलब -2 पे क्या है, -2 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इधर क्या है, इधर मैक्सिमा है, मैक्सिमा क्या रहता है, 0 से कम, मिनिमा क्या रहता है, 0 से ज्यादा, समझ रहे हो ना।
जब आपने 2 पुट किया तो 12 आया, 0 से ज़्यादा तो उधर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब आपने -2 पुट किया तो उधर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, आपको पूछ लेगा वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे आप पुट कर देना 2 और -2 दोनों को यहाँ पे पुट कर देना, एक बार 2 एक बार -2, फिर जो ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। और अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि एग्जाम में क्या ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे आपको लिखा होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम एट x इज इक्वल टू -2, एक लिखा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम एट x इज इक्वल टू 2, एक लिखा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट x इज इक्वल टू 2, एक होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट x इज इक्वल टू 4। तो आपको पता है कि 2 पुट करने पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको वहाँ पे आंसर मार्क करना होगा। तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आया था नीट में, वो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, PYQ था, ठीक है, और उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं, फिर अगला लास्ट लेक्चर होगा अपना, ठीक है। तो ये एक स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल का एक PYQ है, 2012 नीट में प्रीलिम्स में आया था, ठीक है। पहले मतलब 2012 में दो एग्ज़ाम हुए थे, एक प्रीलिम्स होता था, एक मेंस होता था। सो प्रीलिम्स में देखो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया आई थिंक, खैर ऑप्शन ईजी हैं। देखो इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये है ना, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले u आपको दिया हुआ है, यहाँ पे r बोला है डिस्टेंस है सेंटर से लेके जहाँ तक वो ऑब्जेक्ट है वहाँ तक की, तो आप पता करो कि कितने डिस्टेंस पे वो रहे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाए, कितने डिस्टेंस पे वो रहे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाए। तो सबसे पहले तो आप du/dx को क्या पुट करोगे, 0 पुट कर दोगे, बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट को r से दिखाया गया तो du/dr कर दो, ठीक। r s x तीनों चीज़ हो सकती है, तो ध्यान रखना। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं a/r² को -b/r को। अब देखो ab को पॉजिटिव कांस्टेंट बोला गया है, तो उसका टेंशन आप लोग मत लो। a/r² का डेरिवेटिव क्या होगा, a तो कांस्टेंट है तो a को छोड़ो, 1/r² का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो 1/r² का मतलब 1/x⁻n का डेरिवेटिव होता है -n/x⁻n+1, तो इसका डेरिवेटिव होगा -2/r⁻² मतलब 3, तो -2/r³ इसका डेरिवेटिव होगा, और ये तो 1/r है, तो 1/r का डेरिवेटिव -1/r² होगा, जैसे 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, बट माइनस ऑलरेडी है तो +1/r² इज इक्वल टू 0, ठीक। और a b अब लगा दो, अब माइनस वाले को उधर भेज दो, तो ये आ गया b/r² इज इक्वल टू 2a/r³। अब देखो क्यूब और r कैंसल है ना, मतलब ये पूरा r कैंसल, इसका क्यूब कैंसल, इस r को यहाँ भेजो, b को वहाँ भेजो, तो डिस्टेंस रहनी चाहिए 2a/b। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी करेक्ट है, बट हमें ये भी चेक करना होगा कि क्या इस पोजीशन पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए d2u/dr² ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, मतलब इसको दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। सो यहाँ पे हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। देखो सबसे पहले 2a कांस्टेंट है, तो 2a को बाहर ले लो, 1/r³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/r³ का डेरिवेटिव होगा -n, n क्या है 3, तो -n/r⁻n+1, तो r⁻n+1 मतलब r⁴, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था, प्लस हो गया, इंटू 3/r⁴। अब b/r² का डेरिवेटिव क्या होगा, जो a/r² का डेरिवेटिव था, a/r² का था -2a/r³, तो b/r² का होगा -2b/r³। अब ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो 2 3 या 6a/r⁴ -2b/r³ ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे r को एलिमिनेट करना थोड़ा हार्ड है, तो क्या करते हैं हम लोग, इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। सो उस r की वैल्यू को जब एक a यहाँ पे पुट करोगे तो 2a/b, तो 2a का पावर 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16, तो 6 से डिवाइडेड बाय 16 a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2b/r³, फिर से r का क्यूब मतलब 2 2 4 2 8, तो ये हो जाएगा 8a³ और ऊपर आ जाएगा 2b। अब ऊपर नीचे कर दो तो ये हो जाएगा 6ab की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16a की पावर 4 माइनस 2b³ मतलब 2b की पावर 4 अपॉन 8a का क्यूब, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा केस कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, देखो a और ये क्यूब कट गया, और कुछ ये देखो ये 16 है, तो एक काम करो इधर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खुद से एक बार सॉल्व करके देखना तो बेटर समझ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 6b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16a क्यूब माइनस 2 2 जा 4b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16a क्यूब। तो 16a क्यूब कॉमन है तो बाहर ले लो, 16a क्यूब एक ही बार, और 6b की पावर 4 में से 4b की पावर 4 जाएगा तो बचेगा 2b की पावर 4। अब देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आया b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8a क्यूब। अब यहाँ पे बोला था a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, और a और b अगर पॉजिटिव हैं तो इसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, बिकॉज a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो चाहे जो हो जाए ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। आंसर तो यहीं आ गया था, ये हम लोग बस चेक कर रहे थे कि आखिर यहाँ पे सही में स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले हमने r की वैल्यू निकाली, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, अब इसमें r की वैल्यू डाल दी। अब आगे आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना या वीडियो को एक और बार देख लेना, मे बी आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। थोड़ा कैलकुलेशन भारी था इसका और कुछ इसमें हार्ड नहीं था। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो लेकर आएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो कि लास्ट वीडियो होगा वर्क पावर एनर्जी का। फिर शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, थैंक यू सो मच।